Good morning, class. As you know, in this practice set 2, we were on the question number 6. ठीक है, हमने जो रिवीजन कर लिया था वो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 6 तक था और 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जिसमें एक ग्राफ गिवन था, उसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था और फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट में. ये जो आपके अभी चल रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके आगे दे रखे हैं इस प्रैक्टिस सेट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं 3. तो इसके बाद जो हमारा रिवीजन है चैप्टर 2 यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका रिवीजन हम फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का, ग्रेविटेशन का. ठीक है, तो दिस आई एम टेलिंग यू अर्लियर बिकॉज आप लोग तब तक फॉर्मूलों को रिवाइज करके रखें, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास प्रैक्टिस सेट है लेकिन जब हम उसको देख के फॉर्मूलों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो वर्क है दैट इज़ बीइंग लेट. तो उससे बचाने के लिए आपका जो आज का टर्न है दैट इज़ द लास्ट टर्न ऑफ रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर्स 2. उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी चैप्टर नंबर 3. तो तब तक आप के पास जो बीच में टाइम बचेगा उसमें आपको क्या करना है, चैप्टर 3 क्योंकि शॉर्ट है, चैप्टर 4 भी शॉर्ट है, तो चैप्टर 3 के जो फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी टफ है. उसके फार्मूलों को आप जब तक एक पेपर पे फॉर्मूले सारे नोट डाउन कर लें और उनको रिवाइज करके रखें. ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ईयर, इसमें दे रखा है अ ट्रक ऑफ मास कैपिटल एम इज़ मूव्ड अंडर अ फोर्स कैपिटल एफ. If the truck is then loaded with an object equal to the mass of the truck and the driving force is halved, then how does the acceleration change? तो इसमें सबसे पहले बेटर होगा कि आप पहली सिचुएशन को लेकर चलें. फर्स्ट सिचुएशन दी थी कि एक ट्रक है जिसका मास कैपिटल एम है और उस पर फोर्स कैपिटल एफ लगा है. तो बेटर होगा कि आप रिलेशन इसका लिख लें जो सेकेंड ऑफ मोशन होता है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए. फिर कहा है कि वही ट्रक है लेकिन उस पर एक ऑब्जेक्ट को लोड कर दिया है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है, जितना कि ट्रक का मास है. यानी कि दूसरी सिचुएशन में जो टोटल मास है वो कितना हो जाता है, डबल ऑफ गिवन मास, क्योंकि ट्रक का मास m प्लस ऑब्जेक्ट का मास m, तो टोटल मास कितना हो जाता है 2m. और जो फोर्स है अब की बार में वो फोर्स क्या कर दिया गया है, पहले वाले फोर्स का हाफ. ठीक है, देन हाउ डज़ द एक्सेलरेशन चेंज, तो एक्सेलरेशन में कितना चेंज होगा. ठीक है, तो पहले वाली सिचुएशन में आप लिखेंगे इन फर्स्ट केस एक्सेलरेशन इज़ दिस. ठीक है, और सेकेंड केस में जब हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा सेकेंड केस में ए डैश इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम डैश. दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया आपका हाफ एफ और ये हो गया आपका 2m. तो ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एफ अपॉन 4m. एफ अपॉन 4m का मतलब जहाँ आपका एफ अपॉन एम क्या था, a, तो यानी कि 1/4 a. तो एक्सेलरेशन पहले वाले एक्सेलरेशन का कितना हो गया, 1/4. ओके, सो बाय दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 7. एक्सेलरेशन को फाइंड करना था, 2 केसेस बनेंगे, इन फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, ऐसे करके आपको नोट करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. क्वेश्चन 8 में दे रखा है 2 फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर. दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस किए हैं. वन ऑफ देम थ्रोज अ बॉल ऑफ 2 kg टूवर्ड्स द अदर. Who catches it? How will this activity affect the position of the two? Explain your answer. तो इसमें कहा है कि इस एक्टिविटी से दोनों के बीच की पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है. हाउ डज द लिखा है हाउ विल दिस एक्टिविटी अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द टू. दोनों की पोजीशन पर ये एक्टिविटी क्या इफेक्ट करती है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा जो केस है वो यूज़ हो रहा है, कौन सा जो क्वांटिटी है उसका यूज़ हो रहा है, किसका एप्लीकेशन है. ठीक है,
तो दोनों पर्सन्स जो हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ हियर 5 मीटर। ठीक है। जो बॉल फेंकी जा रही है, जो फर्स्ट मान लीजिए दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये 1 जो है वो कितने मास की बॉल 2 kg की बॉल थ्रो कर रहा है सेकंड की तरफ। तो सबसे पहली चीज़, ये जो केस है दैट केस में बी द केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस हो सकता है, क्योंकि ये इसकी तरफ बॉल को थ्रो करता है, ये इसको कैच कर लेता है। दूसरा ये केस हो सकता है इम्पल्स का भी, क्योंकि इम्पल्स में आपको पता है कि इम्पल्स में जो जिस स्पीड से ये थ्रो करता है उस स्पीड से बॉल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसका मास कितना है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। लेकिन तीसरी चीज़ आ रही है यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इनकी इस एक्टिविटी पर। तो इस एक्टिविटी पर अगर हम, क्योंकि इसमें किसी भी फिनोमेना का नाम नहीं दे रखा है, आपको फिनोमेना लेट करके कंसिडर करके लेकर चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आप इम्पल्स का फिनोमेना लेकर चल रहे हैं, तो सपोज दैट 2 kg की बॉल जो सेकंड की तरफ फेंकी जा रही है, वो 2 kg की बॉल सेकंड पर जितना भी फोर्स लगाएगी, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हैं, जो इनके बीच की डिस्टेंस थी 5 मीटर, अगर उसको इंक्रीज़ कर देते हैं तो द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी लेस। अगर बीच की डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटर, मोर। ठीक है। तो बेटर होगा कि आप इसी कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट का नाम नहीं दे रखा है, तो उसमें आप जैसे भी एक्सप्लेन करेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, कोई न्यूमरल आंसर नहीं निकालना है, बस इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो बाय दिस वे यू विल एक्सप्लेन इट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वाटर स्प्रिंकलर, जो वाटर को स्प्रिंकल करता है, जो वाटर को स्प्रे करता है, यूज़ फॉर ग्रास लॉन्स, वो प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो प्लांट्स हैं उनमें वाटरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। बिगिनस टू रोटेट एज सून एज द वाटर इज सप्लाइड। तो वाटर स्प्रिंकलर क्या करता है, रोटेट करना यूज़ स्टार्ट करता है जैसे ही उसको वाटर सप्लाई होता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स। तो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एक्शन एंड रिएक्शन पर। क्योंकि जब उसको सप्लाई होता है वाटर, तो जो वाटर स्प्रिंकलर है उससे निकलने वाला जो ये वाटर है, जब इससे वाटर निकलेगा तो वाटर क्या करेगा, एक्शन। तो वाटर जब एक्शन करता है तो क्या होता है, ये भी रिएक्शन करता है, वाटर इस पर फोर्स लगा रहा है तो इट विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन वाटर। तो उसकी वजह से ये क्या करता है, मूव, रोटेट करना स्टार्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल आपने पढ़ा था हॉस पाइप वाला, कि वो जो फायरमैन है उसको हॉस पाइप बहुत टाइटली होल्ड करना पड़ता है। तो एक्शन रिएक्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों यूज़ होते हैं, तो उसको एक्सप्लेन इसी की बेसिस पर करना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो चुका है। ये सारे थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। लॉन्ग आंसर में आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन आपने कैसे ड्राइव किया था, ये पता है। फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन ड्राइव करने के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, दिस। यहाँ से आपने जो चेंजेस किए थे वो आपकी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन है। उसमें आपने P इज इक्वल टू mv पुट किया था, फिर d/dt अप्लाई किया था। उसके बाद जो मास है दैट इज़ कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन का जो dv/dt था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेलरेशन में। तो F इज इक्वल टू ma। तो आपको ये ड्राइव करना है। और उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल। अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, मास दे रखा है, स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मास गिवन है, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ दिस, तो ये जो गिवन है ये यू होगी। गेट्स इम्बीडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। गेट्स इम्बीडेड का मतलब हुआ कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्या फाइंड करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है द रेजिस्टिव फोर्स एक्सटेंडेड एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। तो रेजिस्टिव फोर्स में आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू ma, और A के प्लेस पर क्या करेंगे, v-u/t। बाकी सारी चीज़ें यहाँ गिवन है। और हाँ, अगर आपको T की नीड हो, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं टाइम नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, A की वैल्यू होती है v-u/t। ठीक है। लेकिन जब आपके पास t नहीं है तो t की वैल्यू आप कहाँ से पुट करेंगे, तो t की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका रिलेशन है
वी फर्स्ट इक्वेशन, बल्कि फर्स्ट नहीं आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे थर्ड या थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये t की वैल्यू पुट करने की जगह आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले को लिखिएगा, एक्सेलरेशन की जगह ये मत यूज़ करिए, एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड करिए थर्ड इक्वेशन से, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट है टाइम टेकन। यस, तो टाइम टेकन के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, वहाँ से टाइम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है ड्राइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको कर दिया है। यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसको ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने का मतलब हुआ कि आपको यहाँ से लेकर चलना है इसी फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू ma। फिर इसमें लिखेंगे व्हेन मास इज़ 1 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को अगर 1 कर देते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये हो गया डेरिवेशन आपका यूनिट ऑफ फोर्स का। ठीक है, फिर आप ड्राइव भी कर सकते हैं कि व्हेन 1 kg ऑफ मास एक्सेलरेट्स विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फोर्स इज नोन एज 1 न्यूटन। ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ मास m1। मास आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, m1 इज इक्वल टू f अपॉन a। एंड एन एक्सेलरेशन, दूसरी सिचुएशन है a फिर से गिवन है, मास m2 है और फोर्स जो है आपका वो सेम है। वॉट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेज आर टाइड टुगेदर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि आप दोनों से m1 m2 की वैल्यूज़ फाइंड करके फिर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है और फोर्स आपका गिवन होगा। ठीक है, यही 5 न्यूटन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है सेकंड का जो पार्ट है, बल्कि सेकंड पूरा होल सेकंड क्वेश्चन यू विल सेंड मी एज होमवर्क। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन है आपका क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 पार्ट्स हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क भेजना है मुझे। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ मोमेंटम। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज़ मोमेंटम, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो मोमेंटम की आपको यहाँ से डेफिनेशन देनी है, लिखना है, आपको स्किप नहीं करना है, इसका आंसर लिखेंगे। राइट इट्स एसआई यूनिट, ये भी लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट पार्ट है इस सेट का, उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। इंटरप्रेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स को एक्सप्लेन करना है मोमेंटम के टर्म्स में। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वहाँ से। तो आप ये बताएंगे कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली, ये ग्राफ का पोर्शन है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड। तो आपको एक ग्राफ बनाना है मोमेंटम और वेलोसिटी का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये रिलेशन होता है P इज इक्वल टू mv। अब इसमें कहा गया व्हेन मास इज़ फिक्स्ड, अगर मास कांस्टेंट हो जाता है तो P और V में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये मोमेंटम की एक्सेस है, ये वेलोसिटी की है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्लाइन टू एक्स एक्सेस। इसी तरह से दूसरा ग्राफ मोमेंटम और मास का बनाना है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, फिर से आपके पास यही फॉर्मूला है और अब की बार में क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी। तब क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर से ग्राफ को आपको कैसे बनाना है, ये मोमेंटम और ये मास, तो ग्राफ अगेन विल बी दिस। तो यहाँ पर आप ग्राफ के ऊपर इस बार लिख देंगे वेलोसिटी कांस्टेंट, पिछले केस में लिख देंगे मास कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स आपके ग्राफ के आपको ड्रॉ करना है, सेंड नहीं करना है। सेंड आपको बस ये सेकेंड क्वेश्चन करना है, दैट इज़ होमवर्क। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि आपका नाउ दिस होल इज़ डन। तो आपको क्या करना है, ये जो फिनिश हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अभी इसको फिनिश कर लिया है प्रैक्टिस सेट को, दिस इज़ कम्प्लीटेड और हमें इसको रिवाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, आप हमारा सेकेंड चैप्टर का दोबारा रिवीजन कब होगा दैट आई ऑल्सो डोंट नो।
तो तब तक आपको टच में बनाए रखना है। अगर आप इसको टच में बनाए नहीं रखेंगे तो जब तक आप चैप्टर नंबर 6 पे पहुँचेंगे तो तब तक आपका फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन बेकार हो जाएगा, आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स याद नहीं रहेंगे। तो बीच बीच में भले आप 5 क्वेश्चंस लेकर चलें, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो जितनी मेहनत आपने यहाँ की है न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशन में, दैट विल बी यूजलेस। ओके, सो प्रैक्टिस इट। टुडे इट इज़ फिनिश। थैंक यू।